दोस्तों, मुंबई के अंदर एक कास्टिंग डायरेक्टर अचानक से एक दिन गायब हो जाता है। कई दिन तक अपने घर पर नहीं पहुंचता है। परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं। पुलिस की मदद ली जाती है। पुलिस छानबीन करना शुरू करती है, डायरेक्टर को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस डायरेक्टर को नहीं ढूंढ पाती। लेकिन इस केस के अंदर एक दिन अचानक से पुलिस उसके एक महिला मित्र को उठा लेती है। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में महिला मित्र एक बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि डायरेक्टर की बॉडी के 300 टुकड़े हो चुके हैं और उसी ने उसकी बॉडी के सामने कई दिन तक अपने प्रेमी के साथ में शारीरिक संबंध तक बनाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे और सोचने पे मजबूर भी कि इस कलयुगी दौर में अगर भरोसा करें तो फिर किस पर करें, क्योंकि अपने ही अपनी जान के दुश्मन बन जाते हैं और कभी कभी दोस्ती करना आपके जीवन को समाप्त भी कर सकते हैं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। यह कहानी साल 2008 मुंबई की है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है मारिया मोनिका, जो कि एक कन्नड़ एक्टर है। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार है नीरज ग्रोवर, जो कि बालाजी प्रोडक्शन हाउस में एक कास्टिंग डायरेक्टर है। इस कहानी के अंदर तीसरा किरदार है जेरोम मैथ्यू, जो कि मोनिका का बॉयफ्रेंड है। अब मोनिका मैसूर के क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेती है। बचपन से ही काफी ज्यादा उसके अंदर प्रतिभा होती है। उसे एक्टिंग का बेहद ही ज्यादा शौक होता है। बचपन से उसका एक ही सपना होता है कि उसे फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाना है, उसे हीरोइन बनना है, जिसके लिए वो बचपन से ही जी तोड़ मेहनत करती है, थिएटर वगैरह ज्वाइन करती है और एक्टिंग में अपने जीवन की शुरुआत करती है। देखते ही देखते वो बड़ी हो जाती है, शादी योग्य हो जाती है। तो उसके परिवार वाले प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, लेकिन मारिया को शादी नहीं करनी थी। उसे अपना करियर फिल्मी दुनिया में बनाना था और परिवार वालों को नहीं था पसंद कि मारिया हीरोइन बने या फिर फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाए, इसीलिए वो उसकी शादी कराना चाहते थे। अब इसको लेकर परिवार और मारिया के बीच में काफी ज्यादा वाद विवाद होता है। मारिया अपने परिवार को छोड़कर बेंगलोर शिफ्ट हो जाती है। बेंगलोर में उसका संघर्ष जारी रहता है। वो कई प्रोड्यूसर से मिलती है, प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटती है, डायरेक्टर से मिलती है और छोटे मोटे रोल करना शुरू करती है। इसी बीच साल 2002 में उसे एक कन्नड़ मूवी में मिल जाती है, जिसके अंदर वो हीरोइन होती है, मगर ये मूवी जो है वो फ्लॉप हो जाती है। इस मूवी से उसके कई लिंक बन जाते हैं। उसकी अच्छे अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बातचीत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी फिल्मी दुनिया में एंट्री हो चुकी थी। अब संघर्ष का दौर उसके जीवन में फिर भी चल रहा होता है, लेकिन अचानक क्या होता है, एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है नीरज ग्रोवर से, जो कि बालाजी प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग डायरेक्टर थे और मुंबई के रहने वाले थे। अब नीरज और मोनिका की बातचीत जब होना शुरू होती है तो नीरज उसे कई चीजें समझाते हैं, उसकी मदद करना शुरू करते हैं, उसे काम दिलवाना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि दोनों धीरे धीरे करके काफी ज्यादा करीब हो जाते हैं और उनकी दोस्ती बेहद ज्यादा बढ़ जाती है। एक दिन नीरज उससे कहते हैं कि ना तुम बेंगलोर छोड़कर मुंबई में शिफ्ट हो जाओ, वहां से तुम्हें ज्यादा आसानी होगी और मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा काम है, तुम्हें ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मोनिका को नीरज की ये बात पसंद आती है और वो मुंबई के अंदर एक फ्लैट देखती है। फ्लैट देखने के बाद वो पसंद भी कर लेती है और फिर वो वहां पर शिफ्ट होने का प्लान बनाती है। लेकिन नीरज कहते हैं कि तुम्हारी शिफ्टिंग के अंदर मैं तुम्हारा मदद करूंगा और मैं तुम्हें पूरी तरह से शिफ्ट करा दूंगा, क्योंकि दोनों का मिलना जुलना काफी ज्यादा बढ़ गया था, काफी ज्यादा समय साथ बिताने लगे थे, काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ वो रहने लगे थे। अब शिफ्टिंग का टाइम होता है। शिफ्ट सामान जो है नीरज उसका शिफ्ट करा देते हैं। शिफ्ट कराने के बाद कई दिन तक वो मोनिका के साथ मोनिका के फ्लैट पे ही रहते हैं, यानी वो और मोनिका सिर्फ उस फ्लैट पर होते हैं। कहें तो एक तरह से अगर खबरों की माने तो लिव इन रिलेशनशिप में वो लोग रहना शुरू कर देते हैं। इसी बीच इस कहानी के अंदर एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, जिसका नाम है जेरोम मैथ्यू।
जो कि मोनिका का बॉयफ्रेंड है। अब वो मोनिका को एक दिन कॉल करता है, कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो और कहाँ रह रही हो। तो मोनिका बताती है कि मैं मुंबई में शिफ्ट हो चुकी हूँ और मैं यहीं पर रह रही हूँ। लेकिन मैथ्यू को कहीं ना कहीं उसके दोस्तों के जरिए ये पता चलता है कि मोनिका उसे धोखा दे रही है और वो एक कास्टिंग डायरेक्टर के साथ में मुंबई शिफ्ट तो हुई है लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। अब जैसे ही मैथ्यू को यह बात पता चलती है, मैथ्यू मोनिका के अचानक से फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। फ्लैट पर पहुंचने के बाद मोनिका से बातचीत कर रहे होते हैं और मोनिका से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे पता चला है। इसी बीच क्या होता है कि नीरज भी फ्लैट पर आ जाता है। नीरज जब फ्लैट पर आ जाता है तो वो मैथ्यू को देखता है। मैथ्यू के देखने के बाद नीरज काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है कि आखिर मोनिका के जीवन में ये लड़का कौन है, क्योंकि जब मोनिका ने नीरज से दोस्ती की थी, उसके साथ मिलना जुलना शुरू किया था, तो मैथ्यू के बारे में उसने नहीं बताया था। उसने नीरज को बिल्कुल भी ये सच नहीं बताया था कि मेरे जीवन में एक लड़का है और मैं रिलेशनशिप में हूं। वो कहीं ना कहीं नीरज से सिर्फ अपना फायदा निकलवाने के लिए बातचीत करती थी और उसके साथ उसने रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो ये जानती थी कि नीरज ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बॉलीवुड में उसकी एंट्री करा सकता है और उसे हीरोइन बना सकता है। अब जब फ्लैट पर दोनों लड़के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो मोनिका उस वक्त उसे बताती है कि ये मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूं। अब ये चीज नीरज को पसंद नहीं आती। अब इस बात को लेकर फ्लैट पर काफी ज्यादा वाद विवाद बढ़ जाता है। वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मोनिका का जो बॉयफ्रेंड होता है मैथ्यू, वो काफी ज्यादा गुस्से वाला होता है, आग बबूला हो जाता है और नीरज के साथ उसकी मार पिटाई होना शुरू हो जाती है। वो चाकू लेकर आता है और नीरज को चाकुओं से गोद गोद कर मौत के घाट उतार देता है मोनिका के फ्लैट पर ही। अब नीरज की मौत हो चुकी होती है, मोनिका भी उसी फ्लैट पर होती है, मैथ्यू भी उसी फ्लैट पर होता है, वहीं नीरज की डेड बॉडी भी उसी फ्लैट पर होती है। अब जब गुस्सा ठंडा होता है, थोड़ा समय बीतता है, तो फिर मैथ्यू को लगता है कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया और इससे तो उसका और मोनिका का अब जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो शांति से काम लेना शुरू करते हैं। मोनिका घर की सफाई करना शुरू करती है, क्योंकि जब नीरज को मारा जा रहा था उस वक्त नीरज का काफी ज्यादा खून निकला था, जो कि जगह जगह फ्लैट के अंदर जिसके निशान हो चुके थे। अब मोनिका उन निशानों को साफ करना शुरू करती है। एक दिन बीत जाता है। अगले दिन दोनों ही लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट से खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, एक बड़ी अटैची भी लेकर आते हैं और वो प्लान बनाते हैं क्यों ना नीरज की डेड बॉडी को अब ठिकाने लगाया जाए। मोनिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर उस डेड बॉडी के टुकड़े करती है, छोटे छोटे टुकड़े उसके किए जाते हैं। तकरीबन 300 टुकड़े जो हैं वो कट चुके होते हैं और साल 2008 में ये केस 300 टुकड़े होने की वजह से काफी ज्यादा मशहूर हुआ था। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस केस के बाद खौफ बैठ गया था। अब मोनिका और उसका बॉयफ्रेंड मैथ्यू अपने काम में कामयाब हो जाते हैं, लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें ठिकाने लगाना शुरू करते हैं। लेकिन नीरज जो है वो कई दिन से अपने परिवार के पास में नहीं जा रहा था, क्योंकि वो 6 दिन से तकरीबन मोनिका के साथ में ही उसके फ्लैट पर रह रहा था। इसीलिए पुलिस के अंदर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी गई थी। पुलिस उसकी जांच कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी कई दिन तक नीरज जो है वो पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए पुलिस उसकी कॉल ट्रेसिंग करना शुरू करती है और कॉल ट्रेसिंग के जरिए ही सारा सुराग मिलता है, क्योंकि जब नीरज को कॉल की जाती है तो अचानक से एक दिन मोनिका उसकी कॉल उठा लेती है और बस पुलिस को इशारा ही काफी था। वो लोकेशन को ट्रेस करते हुए मोनिका के पास पहुंचती है और मोनिका को हिरासत में ले लेती है। मोनिका को हिरासत में लेने के बाद उससे सच पूछा जाता है कि आखिर बताओ नीरज कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। तो फिर वो पुलिस को पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि फ्लैट पर मेरे बॉयफ्रेंड और नीरज के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हो गया था। मैं सिर्फ नीरज के साथ दोस्ती में थी और हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज भी आ चुके थे। अब यही बात मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आई थी,
इसीलिए उसने उसको मौत के घाट उतार दिया और मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हम दोनों को बचाने के लिए बॉडी के 300 टुकड़े किए और लाश को ठिकाने भी लगाया। इतना ही नहीं, इस कहानी के अंदर वो पुलिस को यह भी बताती है कि तकरीबन 4 से 5 दिन डेड बॉडी जब उनके कमरे में थी तो वो रोज रात को उस डेड बॉडी के सामने शारीरिक संबंध भी बनाते। उन्हें किसी तरह का कोई पछतावा उस वक्त नहीं हो रहा था। वो ये सोचते थे कि इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वो साफ तौर पर बच जाएंगे, लेकिन पुलिस तो पुलिस है। पुलिस ने उनका भांडा फोड़ दिया। मोनिका को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा किया गया, उसके बॉयफ्रेंड पर मुकदमा किया गया और इस केस के अंदर तकरीबन 10 साल की जेल जो है वो मैथ्यू को हुई और 3 साल की जेल जो है वो मोनिका को भी हुई। खैर, ये केस साल 2008 का था, लेकिन काफी ज्यादा उस समय चर्चा का विषय बना था। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है कि इस कलयुगी दौर में जिस तरह से इंसान अब लाश के टुकड़े कर देता है, क्या ऐसे टुकड़े करके बचा जा सकता है या फिर क्रिमिनल जो होता है वो पुलिस से ज्यादा शातिर हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय।